क्या आपको लगता है कि आप अपनी कंट्री इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं? या आपको लगता है कि आप इंडिया में कहीं भी घर ले सकते हैं, कहीं भी जमीन ले सकते हैं? तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यही बात हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हेलो आईएएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। आज हम आर्टिकल 19 के बाकी 3 जो हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी जो 3 जो फ्रीडम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो पहला हमारा फ्रीडम जो है वो है क्लॉज डी। वैसे तो ये 4th है ओवरऑल आर्टिकल 19 में। लास्ट के 3 यानी राइट आर्टिकल 2 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, बी और सी, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, यानी कि 4th जो हमारा फ्रीडम राइट है अंडर द आर्टिकल 19। वो ये कहता है, क्या कहता है? राइट टू मूवमेंट। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि आप अपने देश में यानी अपनी कंट्री इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, और इसका मैंने आंसर आपको कहा था ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात, हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज डी क्या बोलता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, सब जगह नहीं घूम सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल नागालैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सुना होगा आइलैंड। सो अंडमान आप जा सकते हैं, पर निकोबार, वहां पर अगर कोई भी ट्राइबल इशू है यानी कि ट्राइबल के सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, नागालैंड में ट्राइबल्स रहते हैं, अंडमान निकोबार में, आप अंडमान में कहीं भी होटल में विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं, पर निकोबार में ट्राइबल एरिया है, वहां आप जाके नहीं रह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश कुछ एरिया ट्राइबल एरिया है, वहां जाकर आप रह नहीं सकते हैं। अगर आपको वहां जाना है, घूमने जाना है, सो यू हैव टू टेक दी ILP। दैट इज इनर लाइन परमिट। अब ये इनर लाइन परमिट क्या है? ठीक है, अब इनर लाइन परमिट क्या है? ये एक वीजा की तरह काम करता है। जैसे हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहां हमें वीजा की जरूरत पड़ती है, तो अपनी कंट्री में भी जाने के लिए कभी कभी हमें एक फॉर्म ऑफ वीजा की जरूरत पड़ती है। तभी मैंने कहा था हर जगह आप नहीं जा सकते हैं। सो आपको इशू करवाना होगा ILP, यानी एक तरीका का क्या है, ये डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका नाम लिखा होगा, ठीक है, पर्पस लिखा होगा कि आपको क्यों जाना है, प्लस ये लिखा होगा कि आप कब से गए हैं, स्टार्टिंग डेट, और कब तक आप रुकेंगे। यानी स्टार्टिंग डेट क्या है और आपकी विजिट की एंड डेट क्या है, यानी आप कब तक रुकेंगे। ये सब कुछ एक तरह के डॉक्यूमेंट में लिखा होता है जिसे हम ILP बोलते हैं, यानी कि इनर लाइन परमिट। ये वो एरिया के लिए होता है, या तो जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है सिक्योरिटी के लिए, अगर हमें लगता है कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी सेक पर है, या कंट्री की जो सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है सिटीजन्स के जाने पर, वहां पर या तो अलाउड ही नहीं होते, बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। अगर आपको जाना भी है, सपोज नागालैंड आपको जाना है, अगर आप डोमिसाइल नहीं है, वहां के रहने वाले नहीं है, तो अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ट्राइबल है वहां एरिया है। निकोबार आइलैंड है, अंडमान जा सकते हैं, जैसे निकोबार एक ट्राइबल एरिया है, वहां जाने के लिए अगर आप डोमिसाइल हैं तो इट्स ओके, आप जा सकते हैं।
अगर आप डोमिसाइल नहीं है, सो यू हैव टू टेक दी ILP, दैट इज इनर लाइन परमिट, एक डॉक्यूमेंट वहां जाने के लिए जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी लिखी होती है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी इशू है, वहां पर की कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, अगर वहां अलाउड नहीं है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, सो अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो कुछ कुछ जगह पर, अरुणाचल प्रदेश आप वैसे जा सकते हैं, पर कुछ जगह जाने के लिए वहां रिस्ट्रिक्टेड है। हो सकता है वहां डिफेंस की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो, उनका अपना कोई बेस कैंप है, वहां जाना अलाउड नहीं होता है क्योंकि वहां सिक्योरिटी लीक हो सकती है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। ट्राइबल एरियाज जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, इस वजह से वहां पे आम सिटीजन्स का आना जाना मना हो जाता है। और आपको वहां जाना है तो यू हैव टू टेक दी ILP, दैट इज इनर लाइन परमिट। बाकी जगह आप जा सकते हैं, आप दिल्ली रह रहे हैं, आप हरियाणा जा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप केरला जाइए, आप तमिलनाडु जाइए, आप बैंगलोर जाइए, आप कहीं भी जाइए, यू हैव द राइट टू मूवमेंट, यानी कि आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, बट विद दीज एक्सेप्शंस। तभी मैंने कहा था आप अपनी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं जाने के लिए आपको एक तरह के वीजा की भी जरूरत पड़ती है विद इन दी कंट्री ऑल्सो, और उसको क्या हम बोलते हैं ILP। बाकी आप कहीं भी जाइए, इस एरिया में जाइए, उस एरिया में जाइए, आप दिल्ली जाइए, बिहार जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, आप कहीं भी जाइए, बट अगर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है डिफेंस के, सिक्योरिटी वाइज के, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां आपको मना भी कर सकते हैं। ये राइट को आप मना भी कर सकती है गवर्नमेंट कि आप वहां बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपको अलाउड कर रही है तो यू हैव टू टेक दी ILP, दैट इज इनर लाइन परमिट, वहां जाने के लिए एक तरह का डॉक्यूमेंट जहां ये सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, सो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ राइट टू मूवमेंट। ठीक है, बाकी जगह आप अपना आराम से घूम फिर सकते हैं, जितने दिन आप वहां रहना चाहे आप वहां रह सकते हैं। ठीक है, सो ये तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में ये कवर हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट की, जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई की, जो है राइट टू रेजिडेंस। ये छोटा सा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इसी के साथ मैं कवर करा रही हूँ क्योंकि ये मिलता जुलता ही है। मूवमेंट की हमने बात कही थी, आप कहीं भी जा सकते हैं, बट विद द एक्सेप्शंस, जैसे ट्राइबल एरियाज हैं या सिक्योरिटी वाइज कोई इशू है, आप वहां नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो ILP इशू करवा के ही जाएंगे। ठीक है, वही सेम केस रेजिडेंस में है, आप कहीं चाहे कहीं भी जमीन ले सकते हैं, जहां चाहे वहां रह सकते हैं। ठीक है, बट कुछ एरिया जो है आप वहां नहीं रह सकते हैं। कुछ एरिया जैसे हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया, सेकेंड क्या है 5th शेड्यूल एरिया, ये कौन से होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। 6th शेड्यूल एरिया या फिर ILP एरिया, जहां पे ILP की जरूरत होती है इशू करवाने की, वो वाले एरिया। ये क्या है, एक्सेप्शंस है। आप मन चाहा, आपको राइट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप जहां चाहे अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, पर ये एक्सेप्शंस है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया, 5th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल एरिया प्लस ये ILP एरिया, यहाँ पर आप अपना घर या जमीन नहीं ले सकते हैं, ना ही रह सकते हैं। घूमने के पर्पज से आप जा सकते हैं, बट विद द इशू ऑफ ILP, और हो सकता है वहां नहीं भी जा सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। तो ये छोटा सा है ये राइट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतने ही एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। अगर आपको प्रीमियर पूछता है कि यू कैन रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट व्हाट, ऑप्शंस में देता है, तो हो सकता है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दे दे, तो आपको ये टिक करना है कि एक्सेप्ट दीज। ठीक है, बस इसको याद रखने वाली बात है, इसमें और कोई डिटेल नहीं है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, जो है हमारा ई की बात क्या है, एफ है। एफ में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी फिलहाल हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी डाला था, पर उस वजह से क्या हुआ था कि बहुत से जो लोग थे जिनके पास जमीन थी वो गलत तरीके से इसको यूज करने लगे। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना ही जो ये आर्टिकल था फंडामेंटल राइट था, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया,
थ्रू दी 44th अमेंडमेंट एक्ट, और ये अब आता है आर्टिकल 300A के अंडर में, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट है पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें इतना ही जानने का है, इसमें और कोई डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो अगर लीगल राइट कोई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा। और अगर राइट टू प्रॉपर्टी में अगर आप इशू कर रहे हैं कि किसी ने मेरा जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको हाई कोर्ट जाना होगा। पर अगर राइट टू शेल्टर अगर आप बोलते हैं कि मेरा छत ही छीन ली किसी ने, तो ये राइट टू शेल्टर आपको फंडामेंटल राइट में कवर हो सकता है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी में क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर राइट टू प्रॉपर्टी अगर मेंशन हो रखा है तो वो आर्टिकल 300A के अंडर में आता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन राइट, एंड फॉर दिस यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट, ठीक है। और फॉर एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, चाहे कोई भी फंडामेंटल राइट हो, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट, ठीक है। और उसमें भी क्या मैंने बताया है, अगर राइट टू शेल्टर है, अगर आप बोलते मेरी सर से छत ही छीन ली गई है, सो ये फंडामेंटल राइट में कवर होगा, ठीक है। सो इट्स अ डिराइव्ड फंडामेंटल राइट। राइट टू शेल्टर कहीं भी मेंशन नहीं है। 6 फंडामेंटल राइट्स में हमने बात करी है, लास्ट वाला भी रह रहा है राइट टू वोकेशन। तो राइट टू शेल्टर एक प्रॉपर फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स अ डिराइव्ड फंडामेंटल राइट। सो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। और राइट टू शेल्टर क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और राइट टू शेल्टर क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फॉर फंडामेंटल राइट you can directly go to Supreme Court, ठीक है। and for apart from fundamental right you have to first go to the High Court, ठीक है। अब लास्ट हमारा आर्टिकल 19 में एक लास्ट आपका फंडामेंटल राइट या राइट फ्रीडम बचता है, वो राइट टू वोकेशन। अब राइट टू वोकेशन क्या है? वोकेशन मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड, यानी कि जो नौकरी होती है, नौकरी करना या कोई काम करना, बिजनेस करना, यानी कि कमाने का जरिया, एक तरह का लाइवलीहुड, उसको हम वोकेशन बोलते हैं, ठीक है। कमाने के तरीके को, पर वो लीगल होना चाहिए। सो लीगल कोई भी तरीका हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई आपने शॉप खोली है, कुछ भी आप अपना काम कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं वोकेशन के नाम पर, वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो लीगलाइज्ड कोई भी आप ट्रेड कर सकते हैं, वो हमें राइट देता है, राइट टू वोकेशन, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G। ये हमें राइट देता है किसके लिए? कमाने के तरीकों के लिए, यानी कि आप किसी भी रूप में कमा सकते हैं, बट इट शुड बी लीगलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। बट योर क्वालिफिकेशन शुड ऑल्सो बी मैच्ड, ठीक है। अब सपोज कोई डॉक्टर है, उसने MBBS किया हुआ है, वो सर्जन है, उसने MS किया हुआ है, तो वो अपना हॉस्पिटल खोल सकता है, अपना क्लिनिक खोल सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपने MBBS नहीं किया हुआ, जस्ट आप ग्रेजुएट हैं और आप बोलेंगे कि मुझे राइट दिया हुआ है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि मैं कोई भी काम कर सकता हूं, तो ऐसा तो नहीं है। आप बिना क्वालिफिकेशन के डॉक्टर नहीं बन सकते, बिना क्वालिफिकेशन के आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, कि जस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपको राइट देता है, आपका फंडामेंटल राइट है, कोई भी आप बिजनेस या कोई भी आप जॉब चुन सकते हैं। तो विदाउट द क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट डू द बिजनेस और यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द जॉब। योर क्वालिफिकेशन शुड ऑल्सो मैच विद इट। जैसे फॉर डॉक्टर, तो आपके लिए डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर है, इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, CA है, CA की डिग्री होनी चाहिए,
जस्ट कि आपको फंडामेंटल राइट है, आप कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं लीगल फॉर्म में। ऐसा तो नहीं है कि विदाउट द क्वालिफिकेशन आप कुछ भी अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ जाएंगे और आपको सर्जरी करनी नहीं आती है। जस्ट कि आपको फंडामेंटल राइट है तो यू कैन डू एनी जॉब और एनी ट्रेड यू कैन डू, ठीक है। थर्डली क्या है, इसमें गवर्नमेंट को लगता है कि दे कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, या वो आपका जो बिजनेस ले सकते हैं, नेशनलाइज कर सकते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा बैंक बहुत सारे नेशनलाइज कर देती है गवर्नमेंट, बहुत सारे क्या होते हैं मर्ज कर देती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को राइट देता है, हमारा आर्टिकल 19 राइट देता है गवर्नमेंट को कि अगर उन्हें लगता है कि ये चीज माइंस है, ठीक है, तो कोई प्राइवेट माइन अगर है, कोई खोल के बैठ गया है, तो उसको गवर्नमेंट ले सकती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। ऐसा तो नहीं कि आप अपने मोहल्ले में कोई कुछ भी आप जमीन खोदने बैठ जाएंगे या आप सड़क करने बैठ जाएंगे कि नहीं मेरा तो ये बिजनेस है, ऐसा तो नहीं है। माइंस आप करेंगे, जाके आप चले गए पहाड़ों पर कि मैं तो अपना ट्रेड करने आया हूँ, मेरा तो लीगल ट्रेड है, मुझे माइंस का मुझे फंडामेंटल राइट मुझे आर्टिकल देता है, ऐसा तो नहीं है। तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू क्वालिफिकेशन या कुछ सिक्योरिटी वाइज भी गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, या कुछ चीजों को, जैसे कुछ ट्रेड्स को गवर्नमेंट ले सकती है पार्शली कंप्लीटली। जैसे बैंक को नेशनलाइज कर देती करा है अभी, मर्ज कर सकती है टू बैंक्स को, सेपरेट आइडेंटिटी है उन्हें मर्ज कर दिया, एक अंडर एक आइडेंटिटी ला दिया। माइंस को पार्शली कंप्लीटली ले सकते हैं। सो गवर्नमेंट को भी एक दिया हुआ है राइट कि आप अपने हिसाब से ट्रेड को इम्पोज कर सकते हैं या दे सकते हैं। आप लीगली कोई काम करिए, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आप जाकर ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट जाकर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है। गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम एक्ट के अंदर में आ जाता है, आप बाहर से सोना थोड़ी ऐसे कुछ भर के ले आएंगे। सो इट शुड बी लीगलाइज्ड फॉर्म। तो गवर्नमेंट को भी ये राइट दिया हुआ है कि दे कैन रिस्ट्रिक्ट, they can impose the restrictions or they can completely or partially take over your business, जैसे बैंक्स या माइंस, ठीक है। सो ये जो 6 हमारे फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है जो आर्टिकल 19 में कवर हुए हैं, 6 फ्रीडम्स जो हमने बात करी है, आई होप आपको इस समझ में आए होंगे। सो हमारा आर्टिकल 19 आज फिनिश हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आर्टिकल 20 के ऊपर आएगी। सो थैंक यू।